नमस्कार। दिल्ली दूरदर्शन की ओर से मैं माधव कौशिक सभी दर्शकों का हार्दिक अभिवादन अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज स्टूडियो में हमारे साथ हैं देश के जाने माने साहित्यकार, भारतीय साहित्य परंपरा के एक ऐसे विद्वान जिन्होंने आज की पीढ़ी को एक ऐसा रास्ता दिखाया कि साहित्य पे चल के आप जीवन के किन किन सोपानों तक जा सकते हैं। आज का दिन बड़े सौभाग्य का दिन है कि हमारे साथ प्रोफेसर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी हैं। आप सभी जानते हैं एक ऐसी शख्सियत जिनके बहुआयामी व्यक्तित्व के अनेक पहलू हैं। एक अध्येता के नाते, अध्यापक के नाते, संपादक के नाते, एक बड़े कवि रचनाकार के नाते, एक चिंतक के नाते, और सबसे बड़ी बात ये कि उन्होंने राष्ट्रीय साहित्य अकादमी को एक ऐसा स्थान, एक ऊंचा दर्जा समाज में प्रदान किया जिसके लिए हम सभी उनके आभारी हैं। मैं आपका अभिवादन अभिनंदन भी करता हूं। मैं आपका आभारी हूं और आपको धन्यवाद देता हूं। सर, इन दिनों आपकी आत्मकथा आई अस्ति और भवती जी, और साहित्य जगत में उसका एक तरह से हलचल, इतनी बड़ी हलचल बड़े दिनों बाद किसी पुस्तक ने उत्पन्न की है, और ये साहित्यिक लहरें मुझे लगता है पूरे भारतीय परिवेश में अब फैलती जा रही हैं, क्योंकि अस्ति और भवती का अन्य भारतीय भाषाओं में भी अनुवाद हुआ है। आपने उसकी भूमिका में लिखा कि मैं आत्मकथा लिखने से क्यों संकोच कर रहा था, और वो पढ़ते हुए सिद्ध भी हुआ कि आपकी आत्मकथा आपकी नहीं, इस पूरे कालखंड की और पूरे भारतीय सांस्कृतिक साहित्यिक परिवेश की आत्मकथा है। सर, उसको लिखते हुए जिस तरह का आपने तनाव, जिस तरह का दबाव आपने अनुभव किया, मैं उस रचना प्रक्रिया को जानना अवश्य चाहूँगा। जो लेखक होता है या कोई भी व्यक्ति होता है अपने आत्म से बंधा होता है, इसलिए वह अपने आत्म के बारे में सही सही विश्लेषण नहीं कर पाता। सबसे ज़्यादा किन्हीं अपनी त्रुटियों को, अपनी भूलों को छिपाना चाहता है, अपनी विशेषताओं को प्रकाशित करना चाहता है। ये आदमी की कमजोरी है। बिल्कुल। इसलिए आत्मकथा लिखना बहुत मुश्किल काम है कि उसे वस्तुपरक रूप में, वो जैसा है उस रूप में लिखा जा सके। तो यह मेरे सामने एक चुनौती थी। मैंने जो आत्मकथा लिखी उसके पहले मैंने कोई जानबूझकर नहीं, क्योंकि पढ़ना ही काम है, इसलिए तमाम आत्मकथाएं पढ़ गया था समय समय पर। तो मुझे ये लगा कि हमारी आत्मकथा कुछ और लोगों से थोड़ी भिन्न होनी चाहिए। इसलिए मैंने कोशिश यह की कि इस आत्मकथा में केवल मैं ही न रहूं, हमारे समय का समाज हो, हमारे समय का परिवेश हो, हमारे समय की हलचलें हों और सूचनाएं भी हों, और आत्मकथा को केवल वृत्तांत मूलक, घटना मूलक न रखा जाए, बल्कि इसको वैचारिक बनाया जाए। घटनाएं आती जाती रहती हैं, लेकिन जो वैचारिक महत्व की चीज़ें होती हैं लोगों को आगे भी कुछ देती रहती हैं, चाहे उनको प्रभावित करें, चाहे उनको विरोध में खड़ा करें, लेकिन उनका एक काल के आयाम में एक दीर्घ समय तक महत्व रहता है। तो इसमें अपने समय में जहाँ जहाँ मैं गया उसका भूगोल भी है, हमारे समय का इतिहास भी है, क्योंकि ये आत्मकथा मेरा जन्म 1940 में हुआ था और 80 वर्ष मैं पूरे कर चुका। इन 80 वर्षों में बहुत सारी ऐतिहासिक घटनाएं घटी। एक आध नए देशों का जन्म हुआ, जैसे बांग्लादेश का। और
हमारा उसमें, हमारे देश का उसमें इन्वॉल्वमेंट रहा। हमारे देश में इमरजेंसी लगी, मतलब एक संविधान पर संकट आया, बिल्कुल। बहुत सारी चीज़ें आई इस समय में। तो इनके अलग अलग अध्याय, इनके बारे में भी थोड़े थोड़े छोटे छोटे लगे। तो मैंने उस आत्मकथा को 29 अध्यायों में विभक्त किया और उस रूप में लिखने की कोशिश की। आपने बताया कि आपने वो पूरा परिवेश उसमें दिया, उसमें साहित्य भी है, इतिहास भी बनते हैं, भूगोल भी बनते हैं, लेकिन आप में उसमें एक चीज़ जो मुझे नज़र आई और वो बड़ी प्रभावित करती, हर प्रबुद्ध पाठक को प्रभावित करती है, उसमें तकरीबन बहुत अधिक विस्तार से आपने मृत्यु पे बात की है। जी जी। और कमाल की बात यह है कि वो मृत्यु बोध नहीं है सर, वो एक कमाल का पक्ष है, वो दार्शनिकता वाला। मृत्यु पर विचार अब मेरा ही नहीं, बहुत सारे लोगों के केंद्र में मृत्यु रही है। और आप जानते हैं कि जो एक बड़ा भारी दर्शन यूरोप में पैदा हुआ, अस्तित्ववाद, वो तो उसका तो आधार ही रहा है मृत्यु। यानी मृत्यु को लेकर बहुत सारा साहित्य अपने यहाँ भी लिखा गया। ऐसा नहीं है कि मृत्यु को केंद्र में रख करके विचार नहीं हुआ है, ऐसा हो ही नहीं सकता। मनुष्य के सामने सबसे बड़ी चुनौती है मृत्यु। और एक बात सही है, मैंने इसी दृष्टि से विचार किया है कि अगर मृत्यु न होती तो जीवन का कोई महत्व नहीं होता। संसार की सारी चीजें अप्रासंगिक हो जाती अगर मृत्यु न होती। मृत्यु है, इसीलिए समय का महत्व है। काल, इसीलिए उसको कहा भी गया है, समय का महत्व इसीलिए है कि मृत्यु है। और किसी भी चीज का महत्व इसीलिए है संसार के कि मृत्यु है। इसलिए मैंने मृत्यु को बहुत ही पॉजिटिव रूप में, सकारात्मक रूप में, उससे डर करके भय के रूप में नहीं। अगर मृत्यु न होती तो सोचिए आज वे सारी दुरात्माएं जीवित होती जिनसे हम डरते हैं, बिल्कुल जो दुनिया को बदरंग बनाते हैं। और अगर वो दुरात्माएं जीवित होती तो सत्कार्य करने वाले लोग कहाँ जाते। इसलिए मृत्यु होनी ही चाहिए, अवश्यंभावी है। और मृत्यु की बहुत बड़ी उपयोगिता है, उसने जीवन को सुंदर बनाया है। हिंदुस्तान में जितने सर यात्रा संस्मरण लिखे गए वो मुझे टूरिस्ट गाइड जैसे ही लगते हैं। आपकी यात्रा संस्मरण जब आप यूरोप जाते हैं लगता है कि वो तुलनात्मक अध्ययन है। उन यात्रा संस्मरणों के बारे में सर देखिए, आपने जिस शीर्षक की बात की, जिस किताब की, वो है जैसा कि आपने कहा, जो दिखता है और जो दिखता नहीं। जब ये चीन के बारे में है, चीन का यात्रा संस्मरण है। जब मैं चीन से चलने लगा तो मैंने सोचा कि मैं चीन के बारे में लिखूंगा क्या। मैंने तो कुछ देखा ही नहीं, केवल शहर देखे और मुख्य मुख्य स्थान, चीन की दीवार और ये और राजाओं के महल। और तो मैंने एक व्यक्ति से चर्चा की कि भाई चीन के बारे में मुझे अगर कुछ लिखना पड़ेगा तो मैं क्या लिखूंगा। यहाँ किसी किसान से नहीं मिला, किसी गांव का दर्शन नहीं किया, कहीं किसी ऐसी चीज का। तो फिर उन्होंने मुझे एक किताब दी। अच्छा। और वो किताब मैंने पढ़ी और अपने देखे हुए के साथ साथ उस किताब के बारे में भी, यानी उस किताब में वर्णित चीज़ों के बारे में भी मैंने लिखा। उस किताब का नाम है द रियल चाइना। इसी तरह से जब मैं यूरोप के कई देशों में लगभग 4-5 हज़ार किलोमीटर की यात्राएं मैंने बाई कार की, अमेरिका और यूरोप के देशों में, तो मैंने उसका शीर्षक दिया अमेरिका और यूरोप में एक भारतीय मन। मैं एक भारतीय मन से गया था और मैंने वहाँ देखा कि कितनी तरक्की इस देश ने की है। नदियाँ सुंदर हैं, लोग अच्छे हैं, हिस्ट पुष्ट हैं, सुंदर हैं, बहुत सारी चीज़ें जो वहाँ सौंदर्य को व्यक्त करती हैं, वहाँ के रहन सहन को। तो मेरे ध्यान में ये बात आई कि महात्मा गांधी ने क्यों हिंद स्वराज में ये लिख दिया कि ये शैतानी सभ्यता है। और तब मैंने विचार करना शुरू किया
तो मेरे मन में ये विचार आया कि महात्मा गांधी विकास की अवधारणा और सभ्यता की अवधारणा दोनों में फर्क करते हैं। कोई जरूरी नहीं कि जो विकसित हो वो सभ्य भी हो। इस दृष्टि से महात्मा गांधी ने वो कहा था, ये मेरे ध्यान में आया। फिर इसको केंद्र में रख करके मैंने यूरोपीय सिस्टम ऑफ लाइफ, उनके जीवन की व्यवस्था, उनका परिवार व्यवस्था, विवाह व्यवस्था, आपसी संबंध, उनका व्यवहार, इसको मैंने वॉच करना, इसको मैंने देखना शुरू किया और फिर भारतीय जीवन व्यवहार से उसकी तुलना की। तो देखने की कोशिश, जैसा कि आपने कहा, यात्रा का मतलब ये नहीं है कि वहाँ का भूगोल और वहाँ का इतिहास, भूगोल इतिहास भी मैंने दिया है, लेकिन उसके साथ एक वैचारिक दृष्टि है कि मैं जिस जमीन का हूँ वहाँ से यहाँ का फर्क क्या है, तो उसकी ओर भी संकेत करने की कोशिश की है। ये मैंने अपनी यात्राओं में किया है। आपकी 2 पुस्तकें जो आलोचना की है, साहित्य का स्वधर्म, उसमें आपने साहित्य को जानने की, समझने की जो दृष्टि दी है, उसमें कुछ एक व्याख्यान भी है, खासतौर पे गांधी पे भी है और भारतीय समाज को समझने में भी। उनको पढ़ते हुए आपके चिंतन परक जो चीज़ पढ़ी, 3 चीज़ें जो मेरे मन में आई हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, कि उस चिंतन की पृष्ठभूमि में जहाँ गांधी का सत्य है, जहाँ गांधी की अहिंसा है, वहाँ बुद्ध की करुणा भी है। तो इस समय समकालीन परिवेश में हमारा जो हिंदी का साहित्य है, वो वास्तव में उसकी दशा और दिशा पे मैं जरूर थोड़ा जानना चाहूँगा सर। देखिए माधव जी, जो आपने शुरू में बात की, बुद्ध की करुणा और गांधी की अहिंसा, पूरे भारतीय साहित्य के मूल में, यानी भारतीय साहित्य के आदर्श के रूप में ये दोनों चीज़ें रही हैं। रामायण और महाभारत दोनों युद्ध के काव्य कहे जा सकते हैं। हाँ। मगर दोनों में जो स्थायी भाव है वो अहिंसा का है। कहा जाता है कि महाभारत का स्थायी भाव शांत रस है, काव्यशास्त्रियों ने कहा है। यानी व्यास उसमें नृशंस परो धर्म की बात करते हैं, अहिंसा ही परम धर्म है। और रामचरितमानस में, यानी रामायण में जो तुलसी का है, उसके आखिरी उत्तरकांड में जब गरुण काक भुसुंड से पूछते हैं कि परम धर्म क्या है, तो काक भुसुंड उत्तर देते हैं, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। परम धर्म है अहिंसा। ये अहिंसा परमो धर्म जिसे बुद्ध ने उठाया, बुद्ध के पहले भी अहिंसा परमो धर्म था। पूरे भारतीय साहित्य में वैदिक युग से लेके आज तक अहिंसा को केंद्र में माना गया है, और अहिंसा और करुणा लगभग एक चीज़ है। जहाँ तक समकालीन साहित्य की बात है, भारतीय साहित्य जो हमारे समय का साहित्य है, अच्छा लिखा जा रहा है। देखिए, ऐसा है कि हमारे समय में हर विधा में बहुत अच्छा लेखन हो रहा है, लेकिन अब इस समय उसको आलोचक तो रेखांकित करता है, लेकिन आलोचक के रेखांकित करने के बाद भी समय रेखांकित करता है। इसलिए इस पूरे साहित्य पर हड़बड़ी में अपने समय के साहित्य पर कोई बयान देना या कोई उसके बारे में कुछ ऐसा कहना बड़ी जल्दबाजी होती है। लेकिन हमारा साहित्य यथार्थवाद की ओर उन्मुख है, बिल्कुल, और एक सामाजिक सरोकारों के साथ उन्मुख है। ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत विधेयक तत्व है, सकारात्मक पक्ष है इस साहित्य का, और इसी में से बहुत सारी चीज़ें निकलेंगी। आपकी पत्रिका दस्तावेज दशकों से निकल रही है। एक ऐसी पत्रिका जो विशुद्ध रूप से साहित्यिक है, जिसके कवर पेज से लेकर अंतिम पेज तक कोई विज्ञापन नहीं है। इतने वर्षों तक साहित्यिक पत्रकारिता हमारे हिंदुस्तान में किसी के 4 अंक निकलते हैं, किसी के 14 अंक निकलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 24 अंकों के बाद
लगभग सभी पत्रिकाओं ने दम तोड़ दिया। ये किस तरह से संभव हुआ है सर? दस्तावेज के 164 अंक निकल चुके हैं और ये त्रैमासिक पत्रिका शुरू हुई। ये कहा जाता है ना कि पत्रिकाएं बंद हो जाती हैं पैसे के अभाव में, इसके अभाव में। असल में मूल चीज़ है संकल्प। अगर संकल्प है तो उस काम में बाधाएं उठा करके भी, भीख मांग करके भी आप वो काम कर लेते हैं। और अगर संकल्प दृढ़ नहीं है तो पैसा बहता रहता है और आपकी पत्रिका बंद हो जाती है। जैसे बहुत सारी पत्रिकाएं इस देश में बंद हुई। धर्मयुग के पास, सारिका के पास, साप्ताहिक हिंदुस्तान के पास क्या पैसे की कमी थी? बिल्कुल। तो संकल्प प्रमुख होता है और दस्तावेज निकालने के पीछे संकल्प था और उस संकल्प के नाते हमारे जैसे साधारण आदमी ने 164 अंक अर्थात 4 दशक तक, 4 दशक से ऊपर, और अभी भी बंद नहीं हुई है, चल रही है निरंतर। लेकिन यह है कि अब रेगुलर नहीं है। अब उसको मैं सोचता हूँ अनियतकालिक रूप में वो निकले, क्योंकि बहुत सारी ऊर्जा खत्म हो जाती है। लेकिन पत्रिका के स्तर में कोई गिरावट न आने पावे, ऐसा संकल्प है। एक और अनुपम उदाहरण जो कई बार प्रेरित भी करता है और जानने की जिज्ञासा भी है। आप हिंदी के पहले लेखक जो साहित्य अकादमी के अध्यक्ष बने, उसके बारे में, वो जो आपका कार्यकाल है, जो इतना बड़ा उपलब्धियों भरा कार्यकाल है, जिसने उसकी स्वायत्तता को भी बचा के रखा और उसकी अभिव्यक्ति क्षमता को भी कम नहीं होने दिया। देखिए, आप हमारी प्रशंसा कर रहे हैं और अपने बारे में कुछ बोलते हुए जब आदमी आत्म प्रशंसा का स्तर छूने लगता है तो कहते हैं उसकी आयु घट जाती है। नहीं, महाभारत में कहा गया है कि आत्म प्रशंसा करने से नहीं, सुनने से भी आयु घटती है। नहीं गुरुवर, मैं वस्तुस्थिति जानना चाहता हूँ। तो साहित्य अकादमी में मैं अगर गया तो लेखकों की कृपा से गया, क्योंकि साहित्य अकादमी एकमात्र इस देश की ऐसी संस्था है जिसमें अध्यक्ष चुनाव से जाता है, उसको लेखक चुनते हैं। ये बात कम लोग जानते हैं इस देश में। लोग समझते हैं हर जगह नॉमिनेशन से ही होता है, लेकिन वहाँ चुनाव से होता है। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, भाषा के कन्वीनर, भाषा के सदस्य, ये सभी चुन कर जाते हैं। तो मुझे लेखकों का विश्वास प्राप्त हुआ, उनकी कृपा प्राप्त हुई, मैं चुन के गया और मैं गया था वहाँ हिंदी भाषा का कन्वीनर था, संयोजक। कुछ मैंने काम किए, लोगों का विश्वास ऐसा हुआ कि मुझे उपाध्यक्ष भी मैं चुन लिया गया और उपाध्यक्ष का काम भी मैंने 2-2.5 साल किया। उन लेखकों को, सभी भाषाओं के लेखकों को ऐसा लगा कि ये आदमी हमारी भाषा का अहित नहीं करेगा। उन्होंने हमको सर्वसम्मति से अध्यक्ष भी बना दिया। आज के युग में सर्वसम्मति से अध्यक्ष होना, जो एक पंचायत का मेंबर भी नहीं हो सकता। इस तरह से मैं 10 साल अकादमी में रहा और सभी पदों पर रहा। तो अब अपने काम की मैं प्रशंसा नहीं करूंगा, लेकिन घटनाएं बड़ी बड़ी हुई और मैं ये कह सकता हूं कि मैंने अकादमी को प्रेम किया है। और जब कोई किसी से प्रेम करता है तो फिर उसके लिए कोई भी बाधा हो उस पर काबू पा लेता है। जाने से पहले सबसे बड़ी बात यह कि विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी हिंदी के नहीं, पूरी भारतीय कविता के जाने माने कवि हैं। आपके कविता संग्रह बेहतर दुनिया से लेके और फिर भी कुछ रह जाएगा, इतनी सारी कविताएं, और हिंदुस्तान की लगभग हर भाषा में आपका अनुवाद हुआ, हर भाषा में, विदेशी भाषाओं में भी अनुवाद हुआ। और जहाँ भी जाते हैं आपकी कविता की पंक्तियाँ, चाहे वो माँ की है, आम्रपाली की है, किताबों वाली कविताएं हैं, ये ऐसी कविताएं हैं जो जीवन के हिस्से की तरह हमारे साथ चलती हैं। सर, मैं कवि रूप में भी आप कोई टिप्पणी अपने बारे में, और मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों के लिए एक कविता,
चाहे छोटी सी सही, एक कविता का पाठ जरूर करें सर। देखिए माधव जी, नए कवियों में, मैंने नए साहित्य की आपने बात की थी ना, समकालीन साहित्य हाँ की। सर। समकालीन साहित्य की यह एक कमजोरी है कि कवियों को अपनी ही कविता याद नहीं रहती है। और उस तरफ मैं जाऊंगा तो फिर छंद-वंद की चर्चा होने लगेगी। तो मेरी बहुत सी कविताएं मुझे, मतलब बहुत सी तो नहीं, अधिक कई कविताएं लोग उसकी तारीफ करते हैं और मैं उनको पढ़ नहीं पाता हूं क्योंकि मुझे याद नहीं है। तो एक कविता जो 1980 के आसपास लिखी थी, आरा मशीन, आज के 40 साल पहले, वो मुझे संजोग से याद आ जाती है। और कई बार ऐसे अवसरों पर जब कविता पढ़ने को कहा जाता है तो वही कविता मैं पढ़ता हूँ। सर वो कविता बेशक 40 साल पहले लिखी गई हो, मुझे लगता है वो 400 साल तक भी क्योंकि स्थितियां वही रहेंगी, सत्ता की वही रहेंगी सर। उसी कविता का पाठ करूं। यस सर, यस। उसका शीर्षक है कविता का आरा मशीन। चल रही है वह इतने दर्प में कि चिंगारियां छिटकती हैं उससे। वाह। दौड़े आ रहे हैं अगल बगल के यूकलिप्टस और हिमाचल के देवदारू उसके आतंक में खिंचे हुए। दूर दूर अमराइयों में पक्षियों का संगीत गायब हो गया है। वाह। गुठलियां बांझ हो गई हैं उसकी आवाज से। वाह। मेरा छोटा बच्चा देख रहा है उसे कौतुक से कि कैसे चलती है वह, कैसे अपने आप एक लकड़ी दूसरे को ठेल कर आगे निकल जाती है और अपना कलेजा निकाल कर संगमरमर की तरह चमकने लगती है। मेरा बच्चा देख रहा है अपने समय का सबसे बड़ा चमत्कार, तेज नुकीले दांत, घूमता हुआ पहिया और पट्टा। बच्चा किलकता है ताली बजाकर, मैं सिहर जाता हूं। अभी वो मेरे सीने से गुजरेगी, मेरे भीतर से एक कुर्सी निकालेगी राजा के बैठने के लिए। राजा बैठेगा सिंहासन पर और वन महोत्सव मनाएगा। डॉक्टर साहब, वास्तव में एक कविता समय का चमत्कार तो है, समय का सच भी है। इसी तरह से आरा मशीन चलेगी, इसी तरह से कुर्सियां निकलेंगी, इसी तरह गुठलियां बांझ होती रहेंगी। हम आपके सच में बहुत आभारी हैं। आपके व्यक्तित्व के इतने पहलू हैं, ये समय हमें इजाज़त नहीं देता, नहीं तो और भी बहुत सारी बात करते। लेकिन आपने हमारे लिए समय निकाला, आप स्टूडियो में आए। मैं अपनी ओर से और अपने प्रतिष्ठान की ओर से आपका हार्दिक अभिवादन, अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर।